वेलकम दोस्तों। आज शुरू कर रहे हैं अपन वेक्टर कैलकुलस में ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्ल, जो चैप्टर का नाम है उसका दूसरा पार्ट डाइवर्जेंस। लास्ट दो लेक्चर में हमने ग्रेडियंट पढ़ा, पूरे डिटेल से वो पढ़ चुके हम, और आज शुरू कर रहे हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जो है ऑपरेटर के ऊपर ही परिभाषित है ये भी, और एक सिंपल सी परिभाषा है इसकी, और उसके बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ कोई भी वेक्टर यानी सदिश का डाइवर्जेंस क्या होगा? डेल डॉट एफ या डाइवर्जेंस एफ दोनों एक ही बात है। और ये किस तरीके से परिभाषित होता है? आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड। ये तो डेल ऑपरेटर जो है उसकी जगह लिखा जाता है। कोई भी सदिश हमने लिया है यहाँ पर, तो सदिश के तीनों घटक लगा के इसको भी लिख देंगे, F1i, F2j और F3 की। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेंगे और ये हमारी तैयार हो जाएगी डाइवर्जेंस एफ की डेफिनेशन। जो फर्स्ट वाले लेक्चर में शायद इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने चर्चा की थी, दोबारा से वही है। यहाँ पर आई डॉट आई 1 हो जाएगा, डेल F1 अपॉन डेल एक्स, डेल F2 अपॉन डेल वाई और डेल F3 अपॉन डेल जेड। और F1, F2, F3, X, Y, Z समिति से अगर आप लिखना चाहें तो एक पद लिख सकते हैं, और बाकी के लिए समेशन जो नोटेशन है उसका यूज कर सकते हैं। ये डाइवर्जेंस एफ के लिए हमारी डेफिनेशन। अब इसमें एक विशेष बात है जो हमें ध्यान रखनी है। हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन वो कम्यूटेटिव यानी क्रमवेली में तभी होता है जब वो दोनों सदिश हो, ए और बी, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। यहां पर हमें ये बात ध्यान रखनी है, डेल डॉट एफ इज नॉट इक्वल टू एफ डॉट डेल। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों सदिश नहीं है। एक सदिश से संकारक है और दूसरा एक सिंपल सदिश। ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा हुआ है, डेल डॉट ए और ए डॉट डेल लिख करके एग्जाम में सत्य असत्य प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हो। लेफ्ट साइड को अलग से सोल्व करेंगे हम, तो ये जो लिखा हुआ यही मिलेगा हमें, और राइट साइड को आप सोल्व करोगे तो ये F1, F2, F3 का जो यहाँ पर अवकलन हो रहा है वो नहीं होगा, उसकी जगह F1, F2, F3 पीछे आ जाएंगे और एक संकारक ही रह जाएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं होते, ये हमें अलग से विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये जो मिला है हमें राइट साइड में, इसमें हम देख रहे हैं कि डॉट करने के बाद में आई जे के गायब हो चुके हैं। इसका मतलब ये जो है रिजल्ट जो है वो क्या है? अदिश राशि। ठीक है। दूसरी बात जो इसमें याद रखने लायक है, वो एक विशेष प्रकार का सदिश परिभाषित किया गया है, परिनालिका सदिश या सोलिनोइडल वेक्टर उसको कहा जाता है। केवल उसमें हमें ये ध्यान रखना है, कोई सदिश एफ परिनालिका या सोलिनोइडल सदिश होगा यदि उसका डाइवर्जेंस बराबर हो 0 के। इसके लिए हमें ये नोट याद रखना है। तो डेफिनेशन होगी नंबर 1, एक ही प्रॉपर्टी है
एक ये दूसरी प्रॉपर्टी है, और इसके साथ अगर डेल डॉट डेल लिखा हुआ हमें मिले, या जिसको हम डेल स्क्वायर बोल सकते हैं, उसका अर्थ क्या होगा? डेल डॉट डेल का अर्थ है कि ये संकारक जो है इसको खुद के साथ ही आप डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई, ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और इसको कहा जाता है लाप्लासियन संकारक, या केवल लाप्लासियन। एक ये हमें ध्यान रखना है, यानी डेल स्क्वायर ऑफ फाई, इसका अर्थ है डेल डॉट डेल फाई, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डेल डॉट को हम कह सकते हैं डाइवर्जेंस, और डेल और साधारण गुणा को हम बोलते हैं ग्रेड फाई। ये दोनों एक अदिश राशि के साथ लिख दिया, दूसरे तरीके से लिखा गया, दोनों एक ही बात, डाइवर्जेंस ग्रेड ऑफ स्केलर फंक्शन फाई। तो हम देख रहे हैं कुछ फॉर्मूले ही हमने लिखे हैं, बेसिक कंसेप्ट तो यही है, और हमें क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ना है। इसमें कुछ स्पेशल समझने वाला है नहीं, केवल यही अपने पास में जो कैलकुलेटिव पोर्शन है कि कैलकुलेशन किस तरीके से होगी, डाइवर्जेंस है, और उसी के आधार पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के साथ में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लेते हैं हम, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल आसान सा है, सेकंड ग्रेड आरपीएससी में पूछा हुआ है। ये है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर बराबर क्या होगा? बिल्कुल आसान है, डायरेक्ट वे से इसको याद रखते हैं, हम रिजल्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद में उस रिजल्ट को हम सीधे ही याद रखेंगे आगे के लिए। डाइवर्जेंस का अर्थ हुआ डेल और डॉट आर। डेल का अर्थ हम जानते ही है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ये संकारक, और डॉट सदिश आर जो है वो भी हम लिखते ही आए हैं, ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आप आई डॉट आई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और डेल एक्स बाई डेल एक्स यानी 1 हो जाएगा, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स पहले पद में आएगा, वही दूसरे में आएगा, वही तीसरे में आएगा। समिति है, इस वजह से हम यूज कर सकते थे समेशन नोटेशन को भी, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ही इसलिए पूरा लिख दिया हमने। और अगला पद आएगा डेल बाई डेल वाई, आंशिक अवकलन किसका? वाई का, वाई के सापेक्ष, और डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? 3 मिल जाएगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से हमने शुरुआत की है, जो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आप देख रहे हैं। इसमें कोई थ्योरी की कहीं जरूरत नहीं है, केवल हमें कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला हमारे पास में लिखा हुआ है, हमने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, डॉट अप्लाई कर दिया, और उसके बाद में सोल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे हमने ग्रेडियंट में पढ़ा था, ग्रेडियंट में हमने एक रिजल्ट जो था उसको याद किया था, डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह यूज किया था। आपको ध्यान हो, ग्रेड ऑफ एफ आर इक्वल टू एफ डेस आर इंटू में आर के, ये क्वेश्चन ही था, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट यूज किया था। बहुत सारे क्वेश्चन इसकी हेल्प से हमने किए थे, फॉर्मूले की तरह इसको याद रखा। वैसा ही अभी यहां पर हम कुछ लेंगे।
जिसके अंदर स्पेशल आर की पावर एन के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसको हम याद रखेंगे फॉर्मूले की तरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू में वेक्टर आर। ये एक सदिश है, इस सदिश का डाइवर्जेंस आपको फाइंड आउट करना है। इसका रिजल्ट जो है वो हम डायरेक्ट याद रखते हैं, बाकी मैं सॉल्यूशन करके आपको बता देता हूं कि इस तरीके से ये आता है। इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन भी हो सकता था अगर उसका रिजल्ट हमें याद हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ दिस, अब देखिए डाइवर्जेंस ये आर और ये आर, इनके बारे में आप जानते हो। जहां पर मैं फिर से लिख देता हूं, जहां पर वेक्टर आर का अर्थ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और सिंपल आर का अर्थ है इसका मापांक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। ये इन दोनों के अर्थ हैं जो यहां पर हमारे पास में लिखे हुए, सिंपल आर और ये वेक्टर आर। तो आगे देखते हैं सॉल्यूशन में किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। डाइवर्जेंस का अर्थ है डेल डॉट आर की पावर एन, और ये जो आर लिखा हुआ है इसके अंदर हमें पता है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये भी एक सममित फलन है, ये दूसरा वाला भी एक सममित फलन है, वो सदिश है, ये अदिश है, और कुछ फर्क नहीं है। और जो हम ऑपरेटर डेल लिखते हैं ये भी सममित है, ये सारी सममिति चल रही है, इसलिए हम सारे अवकलन नहीं करके केवल पहला पद हल करेंगे और उसी की सममिति से बाकी दोनों रिजल्ट लिख देंगे। देखते हैं कैसे होगा। जैसे डेल ऑपरेटर आप जानते हो, डेल ऑपरेटर का जो पहला पद है वो ले लेते हैं हम, ये है आई डेल बाई डेल एक्स, और बाकी दोनों के लिए हमने लगा दिया समेशन का नोटेशन यूज करके डॉट आर की पावर एन, ये तो अदिश राशि है, और ये जो आर आएगा इसको भी आप यूज कर सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख करके। और हमें पता है कि जब हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे इसका, तो y और z के 0 हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इसको भी आप समेशन नोटेशन के अंदर यूज कर सकते हो। तो ये जो है इसको तो मैंने लिख ही दिया, बाकी y और z के लिए समेशन यूज कर लिया। इसको भी मैं इसी तरीके से लिखता हूं, r की पावर n इंटू में एक्स आई, और ये समेशन का नोटेशन, ये इसका अलग है, ये इसका अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने क्वेश्चन में जो 3 स्टेप थी उन 3 स्टेप को मिला करके, यानी उनको समेशन नोटेशन यूज करके एक स्टेप लिख दिया है। समिति की वजह से ऐसा हम कर सकते हैं, रिजल्ट एक जैसे में मिल जाएंगे। इसको सोल्व करेंगे तो हमें 3 पद नहीं करके केवल एक पद सरल करना पड़ेगा, और आगे हम लास्ट में रिजल्ट वापस ले लेंगे। आई डॉट आई तो हमें पता है 1 हो जाएगा, और बाकी जो बचता है उसको एक साथ लिख देते हैं समेशन नोटेशन डेल बाय डेल एक्स ऑफ आर की पावर एन इंटू में एक्स। एक्स के सापेक्ष इन दोनों पदों का आंशिक अवकलन हमें करना है। आर क्या है, आर जो है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, यानी ये क्या है, ये खुद एक्स वाई जेड का फलन है। तो आपका अवकलन ये इसके सापेक्ष भी होगा और इसके सापेक्ष भी होगा। करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आर की पावर एन को रख लिया, साधारण अवकलन हम करेंगे क्योंकि इसमें तो डॉट वगैरह तो कुछ बचा ही नहीं। आर की पावर एन को रख लिया, और एक्स का आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा 1, एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1 प्लस, अब की बार एक्स को रख लिया हमने, और आर की पावर एन का करेंगे, ये आएगा एन आर एन माइनस 1 और डेल आर बाई डेल एक्स। ये पहले पद के लिए अवकलन आया, बाकी दोनों के लिए समेशन का नोटेशन यूज हमने कर रखा है। और सरल कर लेते हैं जितना भी संभव हो। आर की पावर एन प्लस एन आर एन माइनस 1, हमें पता है डेल आर बाई डेल एक्स क्या होता है, सिंस डेल आर बाई डेल एक्स शुरुआत में हमने पढ़ा था इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। तो ये एक्स अपॉन आर इसकी जगह रखेंगे, तो एक्स अपॉन में आर करेंगे, एक एक्स यहां पर भी है, एक्स स्क्वायर अपॉन में आर हो जाएगा ये, और ये आर की पावर 1 जो है ये ऊपर जाएगा
तो ये बन जाएगा n-2। ये इस पहले पद के लिए अवकलन का रिजल्ट है। बाकी दो के लिए अब लिखेंगे हम। इसको जितना सरल हम कर सकते थे उतना कर लिया, और फिर हम यूज कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखें आप। इसकी जगह मैंने लिखा है, 2 स्टेप की जगह मैंने एक ही स्टेप लिखी, इसकी जगह मैंने लिखा है ये x/r, और उसको सरल करने के बाद में ये स्टेप हमारे पास में आती है। पहले पद के लिए रिजल्ट आ गया हमारे पास, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए रिजल्ट इसी की सममिति से हम लिखेंगे। तो देखते हैं, जब पहले पद में 2 पद आए हैं तो पहला ये रिजल्ट है r/n(r(n-2) x²। समेशन को अभी मैंने हटाया है। तो दूसरा रिजल्ट क्या मिलेगा y के लिए? ये मिलेगा r(n) + n(r(n-2) y² और प्लस r(n) + n(r(n-2) और z²। ये y के लिए आएगा, ये z के लिए आएगा, सममिति है, इस वजह से हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया और समेशन का नोटेशन जो उसको हटा दिया। अब आप देख रहे हैं कि 1 पद, 2 पद और ये 3 पद तीनों एक जैसे हैं, तो ये हो जाएगा 3 × में r(n). जो बच गया n(r(n-2), उन तीनों के अंदर कॉमन है n(r(n-2), n(r(n-2), n(r(n-2). ये कॉमन पद आ गया, इसको आप कॉमन ले लीजिए। n(r(n-2) अंदर क्या बचेगा? x² + y² + z²। तो ये बन जाएगा 3r⁴n + n r⁴। अब देखिए x² + y² + z² के बराबर क्या होगा? यहां से इसके बराबर होगा r²। r⁴ यहां रखोगे आप तो ये -2 पावर है, और वो +2 आएगी इसकी जगह, वो हट जाएगी दोनों, क्या बचेगा? केवल r⁴n बचेगा। और इन दोनों में से भी r⁴n कॉमन आ रहा है लास्ट में, तो n + 3 × में r⁴n। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, n + 3 r⁴n। इसके बराबर ये रिजल्ट, ये पूरा करने के बाद में आता है। हमें एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इसको डायरेक्ट याद रखना है, न कि एग्जाम में ये इतना सोल्व करेंगे हम। इसमें भी मैंने शॉर्ट में ही किया है, समेशन को यूज करके केवल पहला पद ही सोल्व किया है, वरना ये और भी बड़ा होता। तो हमें क्या करना है, ये रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट याद रखना है, और इसके बराबर क्या आएगा, इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना, इक्वल टू n + 3 और r⁴n। ये अदिश राशि हमें मिलेगी। इसको एज फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखें, डायरेक्ट हमें याद रखना है। तो आप देख रहे हैं 4, 5, 7 जितनी भी स्टेप हमने की है इसके लिए, वो सारी हमें एग्जाम में दोबारा नहीं करनी, रिजल्ट याद रखना है। हेल्प क्या करेगा ये हमें, आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से हेल्प करेगा। मान लो यही क्वेश्चन है, अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो डाइवर्जेंस r इसमें पूछा गया है, सदिश r का। अगर इस n के जगह पर आप 0 लिख दो तो ये r⁴0 नहीं 1 हो जाएगा, तो डाइवर्जेंस r। और इसमें राइट साइड में जो फॉर्मूले के टाइप में हम याद कर रहे हैं, इसमें भी n = 0 रख दो तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जो 3 हमें रिजल्ट में मिल रहा है, सोल्व करने पर वो डायरेक्ट हम इसमें भी इसको यूज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप याद रखोगे इसको। और आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मान लो ये आपको पूछ लिया गया, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r/r³, इसका मान क्या होगा। तो हमारे पास में 2 रास्ते हैं, या तो हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करें, या आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करते करते यहाँ तक पहुंचो, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप खुद समझ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से और टाइमिंग के लिहाज से इसको याद रखना ही बेस्ट ऑप्शन है। और उससे ये क्वेश्चन भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें r और r⁴n इस टाइप का कुछ आता है, वो इससे डाइवर्जेंस के लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो, डाइवर्जेंस ऑफ r⁻³ वेक्टर r,
ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आप बताइए क्या होगा, n की जगह -3 रखो, यहाँ पर -3 + 3 क्या हो जाएगा 0, तो इसका मान भी हमें क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। जो मान हमें इतना पूरा करने पर मिलता, लास्ट में 2 + 2 + 2 4 6 पद आते, और उसमें से 3 प्लस के और 3 माइनस के होते, और उसके बाद में वो सारा कैंसिल आउट होकर के 0 देता, वो हमें डायरेक्ट इसकी हेल्प से मिल गया। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, ये आ गया डाइवर्जेंस ऑफ R/R, तो वही काम हमारा, इसको आप इसके फॉर्मेट में लिखिए, मैं लिख देता हूं, डाइवर्जेंस ऑफ R⁻⁻1 इंटू बी वेक्टर R⁻n के लिए हमें फॉर्मूला पता है, n की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर -1, रिजल्ट हमें मिल जाएगा -1 + 3 और R⁻n यानी -1, तो ये आ जाएगा 2 R⁻−1 या फिर 2/R। और इसी तरीके के आपको ऑप्शन भी मिलेंगे 1/R, 2/R, 3/R और 2/R वेक्टर R। मान लीजिए मैंने इस तरीके से ऑप्शन लिखे हैं और एक ऑप्शन इसमें से आ जाएगा। तो शॉर्टेस्ट मेथड यही है, डाइवर्जेंस इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें इतना सारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, ये जो हमने लिखा है वो इसी के अंदर आ चुका है क्वेश्चन। तो जैसे मैं आपको ये पूछूं कि आप बताइए डाइवर्जेंस ऑफ R⁻ बराबर क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ R⁻, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, 2 बार पूछा हुआ है। बता देता हूं मैं आपको, फर्स्ट ग्रेड 2011 में और फर्स्ट ग्रेड 2015 में। दो बार ही क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीएससी में। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन तो शायद ही मिले हमें। 2 क्वेश्चन जो पहले किया था वो एग्जाम में आया हुआ। अब देखिए R⁻ का अर्थ क्या हुआ, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर R/R। R⁻ को यही बोलते हैं हम, कोई भी सदिश में उसके मापांक का भाग दे दीजिए तो वो इकाई सदिश मिल जाता है। अब R⁻, ये वेक्टर R/R जो है R⁻ के बराबर, और ये वापस यही क्वेश्चन बन गया। अब ये यही क्वेश्चन बन गया, तो इसका मतलब सेम यही रिजल्ट हमें मिलेगा, और इक्वल टू सोल्व करते करते क्या आ जाएगा 2/R। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। इसी टाइप का एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, बहुत आसान क्वेश्चन मिलेगा। तो यहां तक तो हमने बात की समिति जब है तब। अगर समिति ना हो, सिमेट्रिसिटी ना हो, तो फिर हमें प्रत्येक पद को अलग अलग हल करना ही होगा, उसका और कोई उपाय नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया, f इक्वल टू दिया है हमें, सदिश f दिया हुआ है xyzi प्लस 3x² प्लस xz² माइनस y² के। ये आपको सदिश f दिया हुआ है y² के, तो f का अपसरण यानी डाइवर्जेंस आपको ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए अभी
ये फलन हमें दिया हुआ है, साथ में कोई बिंदु भी दे सकता था हमें, वो बिंदु लास्ट में फिर रख देते जैसे ग्रेडियंट में हम करते थे वैसा ही इसमें। लेकिन ये समित नहीं है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई ये दो पद आ गए तो ये समित तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में डाइवर्जेंस एफ का अर्थ क्या होगा, डाइवर्जेंस एफ का अर्थ हुआ डेल वाई डेल एक्स ऑफ F1 डेल वाई डेल वाई ऑफ F2 और डेल F3 अपॉन डेल जेड। ये इसकी डेफिनेशन है, हमने लिखी है पीछे भी, तो दोबारा मैंने यही लिख दी। यहाँ पर आप देख रहे हो ये सदिश f है, तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये F3 हो गया। अब हम देखते हैं ग्रेडियंट में तो एक ही स्केलर फंक्शन होता था और हम उसी के उसका अवकलन सारे का ही करते थे x के सापेक्ष, लेकिन डाइवर्जेंस में प्रथम घटक का यानी i कैप के गुणांक का ही अवकलन x के सापेक्ष होगा, j वाले गुणांक का अवकलन y के सापेक्ष और k वाले गुणांक का अवकलन z के सापेक्ष। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट सिमेट्री यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि सममित फलन है ही नहीं, तो सबका अलग अलग हमें अवकलन करके जवाब देना होगा। पहले का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो आ जाएगा y z और i। दूसरे पद का y के सापेक्ष करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर j, 3x स्क्वायर j। और तीसरे पद का आप करोगे z के सापेक्ष आंशिक अवकलन तो ये पहले पद में आ जाएगा 2xz, इसका अवकलन 2z और यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर केवल और z का 1 हो जाएगा और इनटू में k। ये जो i और j है ये नहीं आएंगे, i j के तो इसके सॉल्यूशन में पहले ही गायब हो चुके हैं। तो हमारा जो लास्ट में रिजल्ट हमें मिला है वो कैसा है, एक स्केलर फंक्शन मिला है जिसमें i j के नहीं है और डाइवर्जेंस करने के बाद में हमें पता है वैसे भी सदिश के ऊपर डाइवर्जेंस अप्लाई होता है और रिजल्ट में हमें अदिश राशि मिलती है। तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन में आपको और पूछा जा सकता है समित और बिना समिति के या समिति के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल कर लिए जिसमें समिति आ रही थी, यहाँ तक तो फॉर्मूला यूज कर लिया, इस टाइप का कुछ आएगा। तो अगर कुछ ऐसा लिखा है जिसमें r की पावर n और r का काम नहीं है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे और सोल्व कर लेंगे। और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और साफ कर लेता हूं। और क्वेश्चन लेते हैं। एक हमने डेफिनेशन में पढ़ा था परिनालिका सदिश। परिनालिका सदिश का क्या अर्थ है, दिए गए सदिश फलन का डाइवर्जेंस करो बराबर 0 लिख दो, यही मतलब। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि इससे भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि सदिश फलन f दिया हुआ है हमें ax प्लस 3y प्लस 4zi, दूसरा पद है x माइनस 2y प्लस 3zj, और तीसरा पद दिया है 3x प्लस 2y माइनस z इंटू में k। ये एक सदिश फलन है। क्वेश्चन में ये कहा है कि ये परिनालिका सदिश है। यदि f परिनालिका सदिश हो तो एक कांस्टेंट है a, ये बराबर होगा, इसके ऑप्शन है ये। a बराबर क्या होगा, अगर ये परिनालिका सदिश है तो हम जानते हैं परिनालिका सदिश इसका अर्थ हुआ कि डाइवर्जेंस f इक्वल टू 0, और डाइवर्जेंस f का अर्थ क्या हुआ, डेल f1 बाई डेल x डेल f2 बाई डेल y
डेल F3 बाई डेल Z इक्वल टू 0। तो ये हमें सोल्व करना है। F1 का पहले पद का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो इन दोनों पदों का 0 हो जाएगा। इसका x का 1, क्या बचेगा, केवल a। इस पद का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ये 0 और ये बीच वाला बचेगा -2। और तीसरे पद का आंशिक अवकलन 0 0 और ये आ जाएगा -1। ये मिलेगा हमें a-3 इक्वल टू 0, इसका मतलब a इक्वल टू 3, यानी ये ऑप्शन आ जाएगा। तो जो एक नोट हमने लिखा था इसमें परिनालिका सदिश की डेफिनेशन, उससे इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कोई भी कांस्टेंट डाल दिया जाएगा और आपको कह देगा लैंग्वेज में वो परिनालिका सदिश है, तो आप उस कांस्टेंट का मान बताइए। आपको डाइवर्जेंस उसका बराबर करना है 0। और क्वेश्चन लेते हैं। एक जो और फॉर्मूला हमने लिखा है डेल स्क्वायर, उसको सोल्व करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमने लिखा था डेल स्क्वायर ऑफ फाइव इक्वल टू क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड 5। ये हमने नोट लिखा था। इसके आधार पर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में सेट होता है। ये बहुत आसान तरीका है। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। हम देखते हैं कि ये फाइव कोई भी अदिश फलन है। जब हम इस पर ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा सदिश फलन, और सदिश के ऊपर डाइवर्जेंस अप्लाई होता ही है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है। ये है क्वेश्चन डेल स्क्वायर ऑफ 1/r बराबर होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, जहां आपको ये चीज लगभग तो लिखी हुई मिलती है, वैसे हमें पता भी है xi प्लस yj प्लस zk। r का तो ये अर्थ है, और इस r का अर्थ है जो बिना एरो के जो r लिखा है, इसका अर्थ है उस r सदिश का मापांक। कई बार हम लिख चुके हैं, अंडरस्टूड है। ये किसके बराबर आएगा, डेल स्क्वायर ऑफ 1/, आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसी राशि लिखी हुई है, ये स्केलर है। तो स्केलर के ऊपर 3 डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पहले लेक्चर में। हमने लिखा था ग्रेडियंट, थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। डाइवर्जेंस और कर्ल, ग्रेड तो 5 पे अप्लाई होता है, डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों ही। ये अदिश राशि है और ये सदिश है, ये सदिश है। तो ग्रेडियंट अप्लाई होता है स्केलर पे, डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों अप्लाई होते हैं वेक्टर पे। यहां पर स्केलर है इसलिए ग्रेडियंट ही अप्लाई होगा। क्या होगा देखते हैं। डाइवर्जेंस ग्रेड ऑफ 1/r, यानी डाइवर्जेंस ग्रेड r की पावर माइनस है। अभी या तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, शुरू में हमने एक फॉर्मूला भी लिखा था उसको यूज कर सकते हो, या फिर आप r की पावर n के लिए जो रिजल्ट था ग्रेडियंट का उसको भी यूज कर सकते हो। मैं उसको डायरेक्ट अपने फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ। ग्रेड ऑफ fr, आपको याद हो तो इसका अर्थ क्या होता है, ये होता है f डैश r इंटू में r कैप। तो 1/r का अवकलन कर दो, -1/r स्क्वायर इंटू में r कैप। ये इसका डाइवर्जेंस। अभी बाकी रह गया, अभी ग्रेडियंट अप्लाई किया हमने, ये फॉर्मूला यूज किया पीछे ग्रेडियंट से, ये रिजल्ट लिखा। आप देख रहे हो इसमें r कैप आ गया, कैप आते ही सदिश बन गया। थोड़ा सा और सरल कर लो, डाइवर्जेंस ऑफ -1/r स्क्वायर, और r कैप को हम लिख सकते हैं ये, r कैप की जगह ये लिखा जा सकता है। और इससे हमें मिल जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ, माइनस को बाहर ले लेते हैं, ये माइनस बाहर ले लिया, r स्क्वायर और ये r की पावर 1, ये r की पावर हो गया -3 और वेक्टर r। और हमें उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, क्या होता है, डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n इंटू में वेक्टर r क्या होता है। अभी जस्ट 5 मिनट पहले हमने इसको भी सोल्व आउट किया था।
उसको रिजल्ट की तरह याद रखा था फॉर्मूले की तरह, n+3 r की पावर n। इसको आप यूज करोगे, n की जगह -3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, -3 + 3 0। इस फॉर्मूले से हमने ये इसको कर दिया 0। तो इसका मान क्या हो जाएगा फिर, डेल स्क्वायर ऑफ 1/r, यानी डाइवर्जेंस और ग्रेड दोनों ही आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसका मान क्या होगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 0 हो जाएगा। तो जो हमने ये डेल स्क्वायर फाई या लाप्लासियन ऑपरेटर लिखा था, उसके क्वेश्चन इस टाइप से हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो 3-4 चीजें हमने लिखी थी उन सबके लगभग एक एक क्वेश्चन हो चुके हैं। लास्ट में हम अपना जो लास्ट लेक्चर रखेंगे उसमें केवल प्रॉब्लम क्लास होगी, उसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब के सब एक साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो काफी क्वेश्चन वहां से भी मिल जाएंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये डाइवर्जेंस ऑफ r क्रॉस a। ये भी अच्छा क्वेश्चन, डाइवर्जेंस ऑफ r क्रॉस a का मान, जहां पर r तो अंडरस्टूड है ही, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में आपको मिलेगा जहां r का अर्थ है ये और a जो है वो होगा a1i, a2j, a3k। ये आपको एक पेपर में लिखा हुआ मिले, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि a जो है वो क्या है, अचर सदिश, ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। लैंग्वेज में मिल जाएगा, a1 a2 a3 लिखा हुआ भी मिल सकता है, हम अपनी तरफ से मान भी सकते हैं। इसके बराबर क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। किस तरीके से इसको हम सोल्व करें, किस तरीके से जल्दी कर पाएंगे वो देखो। और r क्रॉस से r एक वेक्टर है, a भी एक वेक्टर है, उसको आप किस तरीके से देखते हो वो भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। अगर समिति आती है तो अगर बड़ा क्वेश्चन है उसको हम सॉर्ट आउट करके 1/3 कर सकते हैं, क्योंकि i j के तीनों घटक लिखने की बजाय केवल एक i का घटक लिखो और समेशन का नोटेशन यूज कर लो j और k के लिए। तो यहां पर भी हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि समिति है देखो x y z a1 a2 a3। पहले तो आप थोड़ा सा इसको सोल्व कर लें। r क्रॉस a बराबर क्या होगा, i j k, r के पद आ जाएंगे x y z और ये a1 a2 a3। इसको हम सरल करेंगे तो x y z a1 a2 a3, केवल एक पद आप लिख दीजिए, बाकी की जगह समेशन का नोटेशन यूज कर लीजिए। समेशन i और क्या आएगा a3y माइनस a2 z, और बाकी दोनों पद इसी तरीके से हमें अगर जरूरत होगी तो हम लिख लेंगे इनकी समिति से। जैसे पहले में x वाला पद था तो y और z आ गए, दूसरे में y है तो x और z आ जाएंगे, और तीसरे में z है तो उसकी जगह x और y आ जाएंगे। i j k समिति के लिए पहला लिख दिया हमने। डाइवर्जेंस ऑफ कोई भी फलन का डाइवर्जेंस हम करते हैं r क्रॉस a, तो फिर से डाइवर्जेंस में हमें पता ही है कि डेल बाय डेल x ऑफ f1 करते हैं हम, फिर f2 और फिर f3, क्योंकि यहाँ पर जो सदिश f1 f2 f3 ये मान लिया यही है जो इन दोनों को सोल्व करने पर नया सदिश मिलता है, यही मान लिया f। इसका पहला घटक ये है, सम्मित है, इसलिए f1 के जो घटक को हम ले रहे हैं उसकी जगह पहला पद लिख देंगे a3y माइनस a2z, और बाकी दोनों जो पद है उनके लिए समेशन यूज कर लेंगे। तो आप देख रहे हो बड़ा क्वेश्चन दिखने में जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप में फिट होता है ये क्वेश्चन। अब आप x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे इन दोनों का, तो आप देख रहे हो ये तो अचर है a2 और a3 को, ये तो अचर सदिश दिया है, तो a1 a2 a3 का जहां भी अवकलन होगा वो तो 0 आ जाएगा, और x के सापेक्ष y का और z का भी क्या आ जाएगा 0। तो पहले पद का रिजल्ट 0 आ गया, तो इसका मतलब समेशन हटाओगे तो दूसरे वाले के लिए भी 0 और तीसरे वाले के लिए भी 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ r क्रॉस a इक्वल टू 0। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और हमने केवल समिति का यूज किया है,
और बहुत ज्यादा लिखने के बजाय स्मार्ट तरीके से थोड़ा लिखें और उसको जल्दी से हल करके अपने ऑप्शन को ढूंढ ले हम, उसी तरीके से आगे बढ़े। तो इसका मान जो है वो क्या है, 0। और एक अच्छा क्वेश्चन है, ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेल स्क्वायर डेल डॉट, मैं लिख देता हूं, यहां पर हम ले लेते हैं, जगह है अपने पास में। अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है डेल स्क्वायर ऑफ डेल डॉट और आर अपॉन आर स्क्वायर बराबर होगा, जहां पर आर और आर वेक्टर का मतलब अंडरस्टूड है, जो हम बार बार लिखते आए हैं वैसा ही। ऑप्शन और लिख देता हूं मैं, 1 अपॉन आर की पावर 4, 2 अपॉन आर की पावर 4, 3 अपॉन आर की पावर 4, और लास्ट ऑप्शन है 0। तो ये जो हमें दिया है डेल स्क्वायर ऑफ डेल डॉट आर अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, डेल स्क्वायर। अभी हमने जस्ट बिफोर लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें डेल स्क्वायर था। पहले आप ये देखिए आगे क्या लिखा है, जो आगे है डेल डॉट है ये, तो ये डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस करने के बाद इस ब्रैकेट का रिजल्ट मिलेगा स्केलर। स्केलर है, इसका मतलब डेल स्क्वायर का अर्थ यहां पर क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ग्रेड, और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसका अर्थ है डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर -2 और वेक्टर आर। डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर -2 वेक्टर आर, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड, और यहां पर मिलेगा हमें -2 + 3 और आर की पावर n। अगर आपको याद हो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था वही हमने यूज किया है, मैं लिख भी देता हूं दोबारा। इस जगह पर पहली बार में हमने फॉर्मूला यूज किया है ये, डाइवर्जेंस आर की पावर n वेक्टर आर इक्वल टू n + 3 आर की पावर n। इस स्टेप में हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, रिजल्ट आ गया। अब इस ग्रेड वाला फॉर्मूला फिर से यूज कर दो आप। ग्रेड ऑफ, यहां पर है 1 यानी आर की पावर -2, तो ग्रेड क्या होता है, ग्रेड ऑफ, या तो आप इसको यूज कर सकते हो, एफ आर इक्वल होता है एफ बेस आर इंटू में आर कैप, या फिर ग्रेड ऑफ आर की पावर m बराबर होता है m r m - 2 वेक्टर आर। ग्रेडियंट में दोनों इक्वेशन हम कर चुके हैं, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रॉपर आर की पावर m के लिए ही है, तो आर की पावर -2 के लिए इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, -2 और आर की पावर -4 वेक्टर आर। तो ये आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर -2, ये आ जाएगा -2 आर की पावर -4 वेक्टर आर। और इसके आगे का मैं इधर लिख देता हूं, ये है -2 बाहर ले लिया, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर -4 वेक्टर आर। अभी फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, तो ये बन जाएगा -2 और -4 + 3 और आर की पावर -4, तो ये -2 इंटू में -1 और आर की पावर -4, और सरल करेंगे तो 2 अपॉन में आर की पावर 4, तो ऑप्शन दूसरा आ जाएगा इसमें। अब देख रहे हैं ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, यानी 3 बार आपको
इनकी डेफिनेशन अप्लाई करनी है। अब आप देख रहे हो, अगर हम डायरेक्ट ये जो फॉर्मूले हैं इसको हम डायरेक्ट याद रखते हैं, इसको हम डायरेक्ट याद रखते हैं, तो हमारे को कितनी ज्यादा सहूलियत हो जाती है। वो काम जो हमें स्टेप बाय स्टेप पूरा पेज भर जाता है, वो जल्दी से इन फॉर्मूले की सहायता से हम कर पाते हैं। जो एक्चुअल में फॉर्मूले नहीं होकर क्या है, ये सिंपल क्वेश्चन ही है, लेकिन रिजल्ट के रूप में हम इनको याद रखेंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मिल सकता है। आप लगा के रखें इसको और अच्छे तरीके से देखें, आपको बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने डाइवर्जेंस की डेफिनेशन, परिनालिका सदिश क्या होता है, और अपने ये डेल स्क्वायर जो ऑपरेटर था लाप्लासियन संकारक, वो ये सब चीजें पढ़ी और इनके दो तीन क्वेश्चन सबके कर लिए। अब नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है ग्रेडियंट हमने पढ़ लिया, डाइवर्जेंस आज पढ़ लिया, और नेक्स्ट क्लास में हम कर्ल पढ़ेंगे, और कर्ल के बाद में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के कॉमन क्वेश्चन एक साथ करेंगे। जैसे ये कॉमन क्वेश्चन था, बीच में मैंने आपको करवा दिया, जिसमें डाइवर्जेंस और ग्रेड दोनों ही अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये इस डेल स्क्वायर लाप्लासियन संकारक का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है ये, फिर से मैं बता देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट लगा के इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कर्ल यानी डेल क्रॉस एफ जो ऑपरेटर है वो। थैंक यू।